बहुत समय पहले की बात है। रायपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा गांव हुआ करता था। उसी गांव में राजू और श्याम नाम के दो भाई अपनी बूढ़ी माँ और एक बहन कोमल के साथ रहा करते थे। फिर एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिससे कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू और श्याम की माँ बहुत बीमार थी। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। बच्चों, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुम्हारे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद कोमल का पूरा ध्यान रखना। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो तुम दोनों की सगी बहन नहीं है, बल्कि हम उसे कहीं से उठाकर लाए थे। अगर उसे पता चल गया कि वो अनाथ है तो उसे बहुत दर्द होगा। माँ, ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। राजू के इतना बोलते ही उसकी माँ ने प्राण छोड़ दिए। लेकिन कोमल ने दूर से ये सब सुन लिया। इसका मतलब ये मेरी असली माँ नहीं थी और ये दोनों मेरे असली भाई भी नहीं हैं। मैं एक अनाथ हूँ। माँ, आप आंखें खोलो। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। कोमल, कहाँ हो तुम? कोमल भी रोते हुए वहां पहुंच गई। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। भैया कुछ कीजिए। बहन, अब कुछ नहीं किया जा सकता। चलो, अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। उसी दिन दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। अचानक उस घर में सन्नाटा पसर गया। एक रात कोमल खाना बना रही थी। बार बार माँ को याद करके उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। माँ, जाते वक्त भी आप ये सच्चाई ना बताती कि मैं अनाथ हूँ तो कितना अच्छा रहता। मेरी सगी माँ ना होने के बावजूद आपने मुझे इतना प्यार दिया। दोनों भाई मुझे कितना प्यार करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी किसी के सामने ये सच्चाई ना आने दूँ कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में बैठकर दोनों भाई राजू और श्याम आपस में बात कर रहे थे। भैया, कोमल हमारी सगी बहन तो है नहीं। अब वो हम पर बोझ बन चुकी है। धीरे धीरे बोलो, वरना अगर कोमल ने सुन लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो भले ही हमारी सगी बहन नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप ने उसे पाला है, तो हमें किसी ना किसी से उसकी शादी कर देनी होगी। फिर वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। सही कह रहे हो भैया। उसके बाद हमें अपना भी घर तो बसाना है। कैसा भी रिश्ता मिले, जल्दी से उसकी शादी करवा दो, ताकि हम एक बोझ से आजाद हो जाएं। किचन के अंदर से कोमल ने उन दोनों की बातें सुन ली। उनकी बातें सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मेरे भाई मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भले ही मैं इनकी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन बचपन से एक साथ खेली हूँ, एक साथ पढ़ाई लिखाई की है। माँ के जाने के बाद ये दोनों वो सारी यादें भूल गए। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। खैर, थोड़ी देर बाद कोमल खाना बनाकर लाई और अपने दोनों भाइयों को परोस दिया। अरे कोमल, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ, तुम्हें भी भूख लगी होगी। नहीं भैया, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे कोमल, माँ के जाने का गम हमें भी है, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। हाँ भैया, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। तब तक मैं आप लोगों के कपड़े धो देती हूँ जाकर। कोमल ने अपने दोनों भाइयों के गंदे कपड़े उठाए और धोने के लिए चली गई। ये देखकर राजू और श्याम हैरान हो गए। ये तो चमत्कार हो गया भैया।
जब तक माँ जिंदा थी तब तक तो ये हमसे लड़ती रहती थी। कपड़े धोना तो छोड़ो, एक छोटा सा काम नहीं करती थी हमारा, और आज तो खुद ही हमारे कपड़े धोने चली गई। अरे चलो, जो भी हो अच्छा ही है। माँ के जाने के बाद भी अगर ये कोई काम ना करती तब तो हम पर बोझ ही बनी रहती। अब कम से कम जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती हमारा काम तो करेगी। एक बार फिर से कोमल ने दूर से उनकी बातें सुन ली। मेरे दोनों भाई ऐसे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। कितने पत्थर दिल हो गए हैं दोनों। लेकिन मैं इन दोनों पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी। खैर, खाना पीना खाकर दोनों भाई सो जाते हैं और कोमल भी यही सब सोचते हुए सो जाती है। सुबह होते ही दोनों भाई घर से निकल पड़े। कोमल, हम दोनों थोड़ा काम से बाहर जा रहे हैं, हमें रात हो जाएगी, घर का ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप दोनों संभल कर जाना। इतना बोलकर दोनों भाई वहां से चले गए। लेकिन कोमल उनकी बात सुनकर फिर से दुखी हो गई। पहले मेरे दोनों भाई जब भी घर से बाहर जाते थे तो बोलते थे अपना ख्याल रखना। आज बोलकर गए हैं कि घर का ख्याल रखना। माँ के जाते ही ये दोनों बदल गए हैं। खैर, दोपहर तक घर का सारा काम खत्म करके कोमल भी गांव में घूमने निकल गई। जब तक माँ जिंदा थी मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी। हर रोज उनके साथ खेतों की तरफ घूमने निकल जाती थी। घंटों नदी के किनारे बैठी रहती थी। गांव की औरतें भी खूब गप्पे मारा करती थीं। अब तो मुझसे कोई बोलता भी नहीं है। तभी उसने दो औरतों को आपस में बातें करते हुए सुना। सुनती हो, कोमल तो बेचारे राजू और श्याम पर बोझ बन गई है। सही कह रही हो। माँ के गुजर जाने के बाद कोमल की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई है। पता नहीं कहाँ से उठाकर लाए थे, किस जात की थी, किस खानदान की थी, कुछ नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कोमल किसी की नाजायज औलाद थी जिसे वो लोग उठाकर ले आए थे। जब तक इसके माँ बाप जिंदा थे तब तक हम कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अब बोलना ही पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर कोमल को रोना आ गया। खैर, उसने अपने आंसू पोंछे और तुरंत उन औरतों के पास आ गई। इसका मतलब आप लोगों को भी पता है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ। राजू और श्याम भैया मेरे सगे भाई नहीं हैं। अरे हमें क्या, पूरे गांव को मालूम है कि तू एक अनाथ है। तेरे माँ बाप ने मना किया था, इसलिए कोई तेरे बारे में तेरे सामने बोलता नहीं था। ये सब सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों भाइयों को ये मत बताना कि मुझे इस बारे में पता चल चुका है, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें कोई दुख नहीं होने वाला। मैं तो तुम्हारे भाइयों को यही सलाह दूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करके विदा कर दें। इसी में तुम्हारी और उन दोनों की भलाई है। तो इस तरह की बातें कोमल गांव वालों के मुंह से अब अक्सर सुना करती थी। अब उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। दिन भर घर में चुपचाप बिना कुछ बोले बैठी रहती थी। उनके भाई सुबह सुबह ना जाने कहाँ निकल जाते थे और रात में लड़खड़ाते हुए घर लौटते थे। एक रात दोनों भाई लड़खड़ाते हुए घर पहुंचे। अरे ओ कोमल, आज खाना बनाया है कि नहीं? अगर बनाया हो तो जल्दी से ले आओ, आज बहुत जोर की भूख लगी है। भैया आप दोनों पीकर आए हैं, आप दोनों तो पीते नहीं थे। अरे जब तक हमारे माँ बाप जिंदा थे तब तक उनके सामने नहीं पीते थे। अब वो दोनों रहे नहीं तो हमें किस बात का डर। जल्दी से खाना लगा हमारे लिए, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो भैया, मैं कौन सी आपकी सगी बहन हूँ जो आपको ज्ञान दूंगी। खैर, कोमल ने दोनों भाइयों को किसी तरह खाना खिलाया और खाना पीना खाकर दोनों भाई सो गए। घर के किसी कोने में बेचारी कोमल भी लेट गई
उसकी आंखों से लगातार आंसू छलक रहे थे। उसी रात उसने फैसला किया, अब मैं अपने भाइयों पर बिल्कुल बोझ नहीं बनूंगी, मैं भी काम करूंगी। अगली सुबह जैसे ही दोनों भाई काम पर निकल गए, वैसे ही कोमल भी घर से निकल गई। पैदल चलते चलते वो पड़ोस के किसी दूसरे गांव में पहुंच गई। अगर मैं अपने गांव में काम करती तो मेरे भाई जान जाते। इस समय गेहूं कट रहे हैं, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। यहाँ मेरे भाई मुझे देख नहीं पाएंगे। चलते चलते कोमल किसी खेत में पहुंच गई, जहां पर गांव वाले गेहूं काट रहे थे। तभी उसने खेत के मालिक से कहा, काका, मैं पड़ोस के गांव रायपुर में रहती हूँ, मुझे आपके खेतों में काम मिल सकता है क्या? मैं एक किसान की बेटी हूँ, मुझे खेती का सारा काम आता है। हाँ बेटी, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारे गांव में भी इस समय गेहूं की कटाई चल रही है, वहां काम नहीं मिल रहा है क्या? नहीं काका, वहाँ पर लोगों को मजदूर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास काम हो तो मुझे दे दीजिए। अरे बेटी, मुझे तो अभी बहुत सारे लोगों की जरूरत है। ठीक है, तुम अभी से काम पर लग जाओ, हर रोज घर जाते वक्त मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। ये सुनकर कोमल खुश हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, जो आपने हमें काम पर रख लिया। उस दिन के बाद कोमल उनके खेतों में काम करने लगी। अपने भाइयों के जाते ही वो काम पर चली जाती थी और उनके आने से पहले ही शाम को घर लौट आती थी, क्योंकि उनके भाई तो अय्याशी करके देर रात घर लौटते थे। एक रोज जब कोमल उन खेतों में काम कर रही थी, तभी उसी की गांव की उन्हीं दो औरतों ने उसे काम करते हुए देख लिया। देख रही हो इस लड़की को? अपना गांव छोड़कर यहाँ दूसरे गांव में काम करने आई है। खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना। कम से कम इसी बहाने अपने भाइयों पर बोझ तो नहीं बनेगी। इतना बोलकर दोनों औरतें वहां से चली गईं। लेकिन अपने फायदे के लिए तो गई नहीं थी। चुपचाप सारे पैसे हमें दे दे, उन पैसों का क्या करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो इसी वक्त घर से बेदखल कर देंगे तुझे। अपने भाइयों के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बेचारी बिना कुछ बोले अंदर कमरे में गई और सारे पैसे लाकर राजू को दे दिए। चल श्याम, आज सुबह से पी नहीं है, पी कर आते हैं। लेकिन भैया, इन पैसों से तो मैं घर का राशन लाने वाली थी। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। चुप कर, ज्यादा पैसों की धौस मत दिखा। इतना कहकर दोनों भाई पैसे लेकर मौज मस्ती करने निकल गए और बेचारी कोमल वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आपके जाने के बाद मेरे दोनों भाई बिगड़ गए हैं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये दोनों मुझसे इस तरह की बातें करेंगे। फिर उठकर कोमल ने खाना पीना तो बना लिया, लेकिन दोनों भाई करीब आधी रात को फिर से लड़खड़ाते हुए आए और बिना खाए पिए ही सो गए। सुबह दोनों जल्दी उठकर घर से चले गए। इधर कोमल जब किचन में गई तो देखा घर में राशन का अब तो एक भी दाना नहीं बचा। भैया राशन भी नहीं लेकर आए। उनसे कुछ कहूंगी तो नाराज हो जाएंगे। खैर, मैं काम पर जाती हूँ और आज जो भी पैसे मिलेंगे उनसे मैं सीधा राशन लेकर ही चली आऊंगी। लेकिन जैसे ही वो काम पर गई तो देखा कि सारा काम खत्म हो चुका था। बेटी माफ करना, थोड़ी सी फसल काटने को रह गई थी। कल रात मेरे कुछ रिश्तेदार आ गए,
जिनकी मदद से मैंने सारी फसल कटवा ली। दोबारा कभी काम होगा तो हम तुमको जरूर याद करेंगे। तुम बहुत अच्छा काम करती हो। ठीक है काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोमल दूसरे खेतों में काम ढूंढने चली गई, पर उसे कहीं काम नहीं मिला और दोपहर तक वो वापस आ गई। रात में जब दोनों भाई लड़खड़ाते हुए वापस आए तब आज काम पर गई होगी ना, चल जल्दी से पैसे दे, हमारे पैसे खत्म हो चुके हैं। भैया, आप दोनों ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठा किए थे, आपने पीने में उड़ा दिए। माँ जिंदा होती तो दोबारा मर जाती। आप लोगों की ये हालत देखकर घर में राशन का एक दाना नहीं बचा है। आप लोग राशन भी नहीं लेकर आए। अरे एक तो बचपन से हमारे घर में रह रही है, ऊपर से हमसे ही जुबान लड़ाती है। तू कुछ भी कर हमारे लिए पैसे कमा कर ला, वरना इस घर में नहीं रह सकती। आप लोग अभी होश में नहीं हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जाकर सो जाइए, सुबह बात करेंगे। हम दोनों बिल्कुल होश में हैं। आज तुझे सच्चाई बता ही देते हैं। दरअसल तू हमारी सगी बहन नहीं है। पता नहीं किसकी नाजायज औलाद हमारे माँ बाप उठा ले आए थे। तू एक अनाथ लड़की है, समझ में आया? हाँ भैया, मुझे तो पहले से ही पता था। मैंने उस दिन माँ की बातें सुन ली थी और ये बात तो पूरे गांव को भी पता है, बस मुझे ही पता नहीं थी। मैं आप लोगों पर बोझ न बन जाऊं, इसीलिए मैं काम करने लगी थी। चलो ये बात अच्छी कि तुझे पहले से ही पता था और तू हमारे ऊपर बोझ ही है। जल्द से जल्द तेरी शादी करके तुझे विदा कर देंगे। अगले दिन से ही दोनों भाई कोमल के लिए लड़का ढूंढने लगे। वो गांव के किसी पंडित से मिले। देखो पंडित जी, आप तो जानते ही हो कोमल हमारी सगी बहन नहीं है। हमारे माँ बाप तो रहे नहीं। अब जैसा भी नशेड़ी भंगेड़ी लड़का मिलता है उसकी शादी कर देते हैं, ताकि एक बोझ हमारे सर से कम हो जाए। बेटा, भले ही वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन बचपन से तुम दोनों सब साथ में रहे हो। ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है? मैं उसके लिए कोई लड़का देखता हूं। पंडित जी ने उसी दिन से लड़का देखना शुरू कर दिया। लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई लड़का उन्हें मिला ही नहीं। फिर एक रोज दोनों भाई पंडित जी से फिर से मिले। पंडित जी, कोमल दिन ब दिन हमारे ऊपर बोझ बनती जा रही है। 1 महीना हो गया, अभी तक कोई लड़का नहीं मिला उसके लिए। देखो बेटा, मैंने जिस भी परिवार में बात की वो सब तुम दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। सब ने यही बोला कि 2 नशेड़ी भाइयों की बहन से हम रिश्ता नहीं रखेंगे। ये सुनकर दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा पंडित। भैया, अब हमें अपना आखिरी फैसला ले ही लेना चाहिए। दोनों भाई गुस्से में तुरंत घर आ गए और अपनी बहन से बोले, देखो कोमल, तुम्हारी कहीं शादी नहीं हो रही है। इतनी गंदी किस्मत लेकर पैदा हुई हो कि हमारे माँ बाप को भी खा गई। घर का राशन भी खत्म हो गया, हमारा सारा धंधा भी चौपट हो गया। चुपचाप घर से निकल जाओ, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बातें इतनी जोर जोर से हो रही थी कि वो दोनों गांव की औरतें भी घर के बाहर से उनकी बातें सुनने लगी। लगता है आज कोमल की विदाई तय है। चलो तमाशा देखते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे धक्के मारकर भगाना होगा। राजू और श्याम ने कोमल का हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर धकेल दिया। ये तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया राजू और श्याम। हमारे गांव में एक नाजायज औलाद नहीं रहनी चाहिए। निकल हमारे गांव से। अरे अब जा ना, यहाँ खड़े खड़े आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते हुए मैं अपनी आखिरी निशानी ले जाना चाहती हूँ।
मेरा एक बचपन का हाथ का कंगन है, उसे मैं ले जाना चाहती हूँ। बचपन से मैंने उसे संभाल कर रखा है। हाँ, ले जा ले जा, हमें वैसे भी तेरी कोई निशानी नहीं चाहिए। कोमल अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और एक चांदी जैसा कंगन उठा लिया। वो कंगन किसी बच्चे का लग रहा था। ये कंगन बचपन से मेरे पास है। माँ अक्सर कहती रहती थी, इसे अपने पास संभाल कर रखना। न जाने वो ऐसा क्यों कहती थी, पर उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। खैर, कंगन लेकर कोमल तुरंत उस गांव से चली गई। वो दोनों औरतें भी वहां से हंसते हुए चली गई। उसके बाद राजू और श्याम आजाद हो गए। चलो श्याम, आखिर हम दोनों आजाद हो ही गए। अब हम पर कोई बोझ नहीं रहा। हम दोनों खूब ऐश करेंगे इस घर में। बिल्कुल सही कहा भैया, उस नाजायज लड़की की शादी का खर्चा भी बच गया। लेकिन श्याम, हमारा तो सारा धंधा भी चौपट हो गया। अब तो हम जुए वाला धंधा भी शुरू नहीं कर सकते। पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। करें तो करें क्या? भैया, ऐसा करते हैं, इस घर का आधे से ज्यादा हिस्सा बेंच देते हैं। हम दोनों तो छोटे से कमरे में भी रह लेंगे। उन पैसों से इसी कमरे में हम फिर से जुआ खिलाना शुरू कर देंगे। अब तो ना हमारे माँ बाप रहें, ना ही कोमल जो टोकाकी करेंगे बीच में। वाह श्याम, क्या दिमाग लगाया है। आज शाम तक हम अपने घर का पिछला हिस्सा बेच देंगे। शाम को किसी जमींदार को उन दोनों भाइयों ने घर का आधे से ज्यादा हिस्सा बेच दिया और जो पैसे मिले उन पैसों से आगे वाले कमरे में दूर दूर से लड़कों को बुलाकर जुआ खिलाने लगे। वहीं दूसरी तरफ कोमल किसी घने जंगल में पहुंच गई। उसके हाथों में वही छोटा सा कंगन था। हे भगवान, अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं बचा। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? कोई तो रास्ता दिखाओ। चलते चलते उस जंगल के बीचों बीच किसी बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। कोमल को देखते ही उनकी आंखें खुल गईं। क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो? क्या बताऊं बाबा, भगवान ने मेरी किस्मत ही इतनी बुरी लिखी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ना ही मुझे अपने परिवार का पता, ना ही अपने भविष्य का। तभी अचानक बाबा की नजर उस छोटे से कंगन पर गई, जिसे देखकर वो खड़े हो गए। बेटी, ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिला? बाबा, ये कंगन मुझे कहीं से मिला नहीं, बल्कि मेरा ही है। मैं अपनी सारी कहानी आपको बताती हूँ। दरअसल लोगों के अनुसार मैं एक नाजायज औलाद हूँ। जब मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप मुझे कहीं से उठा कर लाए थे और ये कड़ा मेरे पास बचपन से ही है। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी गुजर गए। उसके कुछ दिनों बाद मेरी माँ और फिर मेरे दोनों भाइयों का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। तो इस तरह कोमल ने अपनी पूरी जीवन कथा उन बाबा को सुना दी। कहानी सुनते सुनते बाबा की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटी, तुम कोई नाजायज औलाद नहीं हो। बाबा, क्या आप मुझे जानते हैं और आप रो क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटी। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरी कुटिया में ही रहोगी। इसी जंगल में थोड़ी ही दूर पर एक मंदिर है, वहीं मेरी कुटिया बनी हुई है। बेटी, क्या तुम मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओगी? बाबा, आप तो भगवान के रूप में मुझे मिले हैं। मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। उस दिन से कोमल उन्हीं बाबा की कुटिया में रहने लगी और उनकी खूब सेवा करने लगी। एक रात बाबा जंगल में जब लकड़ी काट रहे थे, क्या करूं भगवान, मैं तो अजीब दुविधा में फंस गया। क्या मैं कोमल बेटी को सारी सच्चाई? हमें माफ कर दो। तुम्हारे जाते ही हम बर्बाद हो गए। हमारा घर भी हमारे हाथ से चला गया। तुम दोनों सिर्फ लालच की वजह से यहां आए हो।
तुम्हें इस जमीन में से कुछ भी नहीं मिलेगा। पिताजी, मैं मानती हूँ कि इन दोनों ने गलत किया है, लेकिन एक सच ये भी है कि मैंने अपना पूरा बचपन इन्हीं दोनों भाइयों के साथ बिताया है। इनका मुझ पर कर्ज है, इसलिए मैं ये सारी जमीन अपने दोनों भाइयों के नाम करती हूँ। और पिताजी, मैं आपके साथ उसी कुटिया में अपना पूरा जीवन गुजार दूंगी। बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सन्यासी की पुत्री हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कोमल ने तुरंत वकील के कुछ कान में कहा। वकील ने तुरंत दूसरा कागज निकाला। राजू जी, श्याम जी, आप दोनों इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आज से ये करोड़ों की जमीन आप दोनों की हो जाएगी। ये सुनते ही दोनों भाई खुश हो गए। बहन, तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, आप दोनों भी हमारे साथ ही रहो ना। ये जमीन तो बहुत बड़ी है। यहाँ हम खेती भी कर सकते हैं, अपनी हवेली भी बना सकते हैं। नहीं भैया, आप दोनों को इस जमीन पर जो भी करना है वो कीजिए। मैं तो बाबा के साथ कुटिया में ही रहूंगी। मैं भी अब आगे की जिंदगी एक सन्यासी बनकर ही गुजारूंगी। चलिए वकील साहब। वकील ने दोनों भाइयों के हस्ताक्षर कराए और उन्हें कागज देकर वहां से चले गए। कोमल भी अपने पिता के साथ वहां से चली गई। इधर दोनों भाई बड़े खुश हुए। भैया, अब हम लोग इस जमीन पर एक बहुत बड़ी हवेली बनाएंगे और साथ ही एक होटल भी बनाएंगे। नहीं मोहन, ऐसा करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डांस क्लब खोलते हैं। दूर दूर शहरों से लोग आएंगे। नहीं भैया, ये अच्छा नहीं रहेगा। श्याम, तूने आज पहली बार मेरी किसी बात से इनकार किया है। तू बहुत बड़ा हो गया है ना। ऐसा करते हैं, इस जमीन का बंटवारा कर लेते हैं। फिर तेरा जो मन हो अपनी जमीन पर करना। हाँ, ये बिल्कुल सही तरीका है। कल सुबह होते ही इस जमीन का बंटवारा कर लेते हैं। अगले दिन उसी वकील को बुलाकर उन दोनों भाइयों ने उस जमीन का बंटवारा कर लिया। अब दोनों भाई अपनी अलग अलग जमीन पर फिर से वही गलत धंधे करने लगे। एक बार फिर से पुलिस ने उनके घरों पर छापा मार दिया। कुत्ते की पूंछ को चाहे जितना सीधी करने की कोशिश करो, वो सीधी नहीं होती। इस साल तुम दोनों 10 साल के लिए अंदर जाओगे। दरोगा जी, हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कुछ ले दे के मामला हल कर लीजिए। इतने में वहां पर कोमल, वही वकील और बाबा भी आ गए। भैया, मैंने आप दोनों को सुधरने का एक मौका दिया था, पर आप दोनों अभी तक नहीं सुधरे। दरअसल ये जमीन अभी तक आप दोनों के नाम पर है ही नहीं। जिन कागजों पर वकील साहब ने हस्ताक्षर करवाए थे, वो कागज नकली थे। और दरोगा साहब भी हमारा ही साथ दे रहे थे, फिर भी तुम लोग सुधरे नहीं। दरोगा जी, इन दोनों को ले जाइए। कोमल बहन, ये लो कागज। अपनी जमीन तुम खुद ही संभालो। हमें माफ कर दो बहन, हमसे गलती हो गई। माफी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। चलो चुपचाप। पुलिस राजू और श्याम को गिरफ्तार करके ले गई। उसी दिन से कोमल और बाबा उस हवेली में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।